तो लास्ट क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या कंडीशन होती है, क्या होता है उसमें, करंट जीरो किससे होता है, ये सब हम पढ़े थे। फिर हमने क्वेश्चन भी देखा था जिसमें गलती होती है, लगता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर है नहीं। फिर हमने लास्ट में देखा था अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया था कि करंट निकालो बीच की उससे और आर इक्विवेलेंट निकालो। इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना आसान है। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जिसमें अनबैलेंस्ड होगा पर बीच में भी रजिस्टर लगा होगा। ठीक है, इसमें तो रजिस्टर है नहीं, वायर है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले करते हैं, मतलब सेकंड पार्ट पहले करते हैं। तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट, ये मान लेते हैं बी पॉइंट। तो मुझे ले दे के क्या निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट। ये मान लेते हैं हम सी, पर मुझे पता है ये सी तो ये सी होगा बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ वायर। तो किसके बीच में इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, ए और बी के बीच में। ठीक, एक और पॉइंट मुझे मिल गया सी, बीच में बना लो। अब बनाते जाओ सारे। ऊपर का 4 ओम ए और सी के बीच में, ठीक, बना लिया। अगला 4 ओम बी और सी के बीच में, ठीक, ये भी बना लिया। अगला 4 ओम ये वाला, तो ये ए है ना, ये ए है, ये बी है, तो ये बी होगा, वायर से कनेक्टेड है, ये बी होगा। ये तो आता है ना सबको। अच्छा, नीचे का 4 ओम ए और सी के बीच में, तो आपस में पैरेलल। ठीक, और वो दो सी और बी के बीच में, तो ये आपस में पैरेलल। 4 4 पैरेलल, तो वो हो जाएगा आपका 2। तो ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट बचा 2। 4 और 2 पैरेलल, वो हो जाएगा आपका 8/6 विच विल बी 4/3 बी। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच में, क्या ये सीरीज हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 4/3 विच कम्स आउट टू बी 10/3 ओम। तो जिसका ये आ गया वो बधाई का पात्र है, उसको बधाई मिलनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया। ठीक, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं था कि ना आए। अब पहला पार्ट वापस चलते हैं, बीच की वायर से करंट निकालते हैं। तो पिछले कल को जो हमने क्वेश्चन किया था, बीच की वायर से करंट जीरो आया था बिकॉज वो आना ही था, वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो बीच से करंट वैसे भी नहीं जाता है। इस केस में जा रहा है या नहीं चेक करते हैं। आंसर है जाएगा। किस डायरेक्शन में वो आपको पता चल गया होगा जिसने अच्छे से सोल्व किया होगा। तो क्या करें क्या करें क्या करें, तो आई निकालते हैं सबसे पहले, टोटल करंट। तो टोटल करंट विल बी V विच इज 20 अपॉन R इक्विवेलेंट विच इज 10/3। तो इट कम्स आउट टू बी 6 एम्पियर। तो टोटल करंट आपका यहां से गया 6 एम्पियर, 6 एम्पियर है ना। यहां का पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, तो ये मैं मान लेता हूं x, ये भी x, ये जीरो, तो ये जीरो, बार बार नहीं करा रहा हूं क्योंकि अब बहुत बार कर चुके, ये जीरो। अच्छा, ये जीरो माना तो ये 20 होगा, तो घूम के ये भी 20, ठीक, और ये भी 20। हर पॉइंट के मैंने पोटेंशियल लिख लिए। अब इससे मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू अगर मुझे पता चल गई, सोचना मैं करने क्या वाला हूं, x मतलब यहां का पोटेंशियल मैं निकालने जा रहा हूं KCL का यूज करके। अगर मुझे वो मिल गया तो क्या मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इसके अक्रॉस मिल गया, इसके अक्रॉस मिल गया, इसके अक्रॉस मिल गया, और पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो करंट मिल गया। तो करंट मिल गया तो मैं देख के बता सकता हूं कि हाँ बीच की वायर से कितना करंट जाएगा। समझ रहे हो। चल अब देखो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। टोटल करंट आ गया 6। अब क्या ये 6 एम्पियर करंट यहां और यहां जाएगा, ये I1 बोल दो, ये I2 बोल दो। तो क्या KCL मैं अब अलग तरीके से यूज कर रहा हूं। आज तक मैंने क्या किया था, एक जगह से नेट आउटवर्ड भेजा था और उसको टोटल हमने जीरो किया था, ठीक है, एक जंक्शन से। पर यहां पे मुझे एक चीज पता है कि ये जो मैंने I1 डायग्राम में बनाया और जो मैंने I2 बनाया, ये मिलके 6 एम्पियर होंगे, क्योंकि यही 6 तो इन दोनों में जाएगा, कुछ इधर कुछ इधर, और इधर कितना उधर कितना वो हमको नहीं पता है, पर दोनों का सम मिलके वो तो 6 ही होगा ना। ठीक, तो I1 प्लस I2 दैट शुड बी इक्वल टू 6। I1 क्या, I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम, वो कितना हो जाएगा बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 4। I2 करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 4 ओम रजिस्टर, वो कितना हो गया, 20 माइनस x डिवाइडेड बाय 4, दैट शुड बी इक्वल टू 6। ठीक, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 20 माइनस एक्स बाय 4 विच इज 20 माइनस एक्स बाय 2 दैट इज 6। तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, x कम्स आउट टू बी 8 वोल्ट। क्या किया, समझ में आ गया। KCL लगाया कुछ अनूठे तरीके से, ठीक है। अब आधे बोलेंगे सर KCL आपने ऐसा क्यों नहीं लगाया, यहां से करंट, पर दिक्कत क्या है यहां पे लगाने में, एक इधर भेजा एक इधर, पर इधर भी तो जाएंगे, वो सब आप कंसीडर कैसे करोगे। समझ में आ रहा है। तो इससे बेटर क्या है, एकदम आसान, ये तो हमको पता है 6 एम्पियर टोटल आया, वो कैसे, आर इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया, आई आ गया। तो आई कितना आया, 6 एम्पियर, वो 6 एम्पियर यहां पे जाके दोनों में डिवाइड होगा ना,
तो ये मैंने मान लिया I1 करंट, ये I2, तो I1 प्लस I2 6 होना चाहिए। अब I1 क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम, तो वो क्या होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। अब वो 20 माइनस एक्स के एक्स माइनस 20, I1 देखो कैसा लिया तुमने, तो 20 माइनस एक्स बाय 4, नीचे का भी 20 माइनस एक्स बाय 4, आंसर आ जाएगा। एक्स कितना आ गया मेरा? 8 वोल्ट। अब मैं डायग्राम को अलग बना रहा हूं एक और, ताकि और क्लियर हो आपको। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो अब देखो, मजा आने वाला है। अब ऐसा फील आएगा कि हाँ सर यही सही है, ऐसा ही गया होगा करंट। देखो ये है आपका 4 ओम, ये भी है आपका 4 ओम, बीच में लगी है वायर, ये है आपका 4 ओम, एंड दिस वन इज योर 2। देखो अब ध्यान से समझना, ये पोटेंशियल आया मेरा 20 आया, क्या मैंने लिया है? तुम यहां 10 मान सकते थे, यहां 30 हो जाता, फर्क क्या पड़ता? उससे एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती, आंसर सेम रहेगा, तुम कुछ भी मान लो। 20 लेके ये आया मेरा 8, ये 20 तो ये 20, वो 8 तो ये 8, और ये मेरा आना चाहिए 0, क्योंकि ये 0 लोगे तभी तो इधर का 20 आएगा। क्या मुझे हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? बिल्कुल। कैसे? इसके अक्रॉस बोलो, 20 माइनस 8 12 बाय 4, और हाई से लो तो 3 एम्पियर। ये क्या ये भी 3? बिल्कुल। ओके। 8 माइनस 0 8 डिवाइड बाय 4 2, और हाई से लो 8 माइनस 0 8 बाय 2 4। अब देखो ध्यान से, अब आएगा आपको फील कि हाँ ये हुआ। देखो ऊपर के 4 ओम से करंट कितना? 3। ऊपर के 4 ओम से करंट कितना? 2। नीचे के 4 ओम से करंट कितना? 3। और नीचे के 2 ओम से करंट कितना? 4। 3 जाते जाते ये 4 कैसे हो गया? ये 3 एम्पियर जाते जाते 4 कैसे हो गया? और ये 3 जाते जाते 2 हो गया। तो क्या कुछ ऐसा हुआ होगा? देखो ये 3 एम्पियर में से 2 तो उधर गया, बचा हुआ एक हवा में तो गायब हो नहीं जाएगा, तो बचा हुआ एक ये गया। देखो 3 आया, 2 उधर गया, 1 इधर गया। अब ये 1 इधर से आ रहा है, 3 इधर से आ रहा है, क्या दोनों मिले? 4 इधर चला गया। अरे आया मजा? हाँ, तो फाइनल आंसर विल बी करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या पॉइंट्स के नाम दे के सोल्व कर सकते हो। ऊपर का सी दे दो, नीचे का डी। तो जिसका आया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, उसको भी मजा आया होगा। तो फाइनल आंसर इज करंट इज 1 एम्पियर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या किया, कैसे किया, समझो। जेईई मेंस 19 में क्वेश्चन आया है, तो सीरियसली लो इसको। एग्जैक्ट ऐसा नहीं आया है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं आया, पर ऐसा मिलता जुलता आया, ठीक है। चल, अरे आया समझ? आगे बढ़े? चल अब एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। देखो अब ध्यान से, समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन पे ध्यान दो, स्पेशली मेंस वाले बच्चे, ठीक है। क्या किया, कैसे किया, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब इसी में एक टाइप और करते हैं। आर इक्विवेलेंट सीख गए। इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना आसान था, क्यों? क्योंकि बीच में वायर थी, तो मेरे पास ले दे के 3 ही पॉइंट्स बन रहे थे, ABC, जो मैंने ट्रिक सीखी थी परसों के लेक्चर में। समझ में आ रहा है? उसमें 3 ही पॉइंट बन रहे थे। पर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, और नीट वाले लोग नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। अगर अच्छा लग रहा है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है, पर नहीं करेंगे चलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि करना ही है तुम लोगों को। सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना। बैटरी वैटरी लगी होगी, वो सबको पता है, ठीक। अब फर्क क्या है, यहां भी एक रजिस्टर है, विच इज 4 ओम ले लेते हैं, कैलकुलेशन शायद आसान पड़ जाए, ठीक है। अब आधे बोलेंगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क क्या है मैं बताता हूं। इसमें बीच में वायर है, और इसमें बीच में रजिस्टर है। और दूसरी चीज, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अगर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता, मतलब इसका बाय इसका रेशो इसके बाय इसके इक्वल होता, तो बीच में से कोई करंट नहीं, उसको उड़ा देते थे हम लोग। ये सीरीज, ये सीरीज आपस में पैरेलल आराम से सोल्व कर लेते थे। पर ये एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। बैलेंस नहीं है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, रेशो सेम नहीं है। तो अगर ये एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तब कैसे सोल्व करना है? तो उसका एक और ट्रिक है, तो मतलब ट्रिक नंबर 2 कैसे करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना सब लोग। तो क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया? अच्छा, और उसमें और इसमें फर्क क्या है वो समझ में आ गया? क्योंकि उसमें क्या किया था, ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना था,
तो ये मैंने पॉइंट सी ले लिया था तो ए बी सी हो गया था, तो मेरे पास सिर्फ 3 ही पॉइंट बचे थे ए बी सी। फिर मैंने आराम से ट्रिक 1 जो मैंने सिखाई थी उससे मैंने कर दिया था सोल्व। पर इसमें दिक्कत क्या है, ये ए और बी चलो ठीक है, ये अगर मैं सी पॉइंट लेता हूं तो ये सी नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर है और करंट भी जाएगा उसमें से, तो ये पॉइंट हो जाएगा डी, क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग तो पॉइंट्स के नाम अलग अलग देने पड़ते हैं, ये पता होगा आपको। ठीक, चलो देखो आगे समझ। तो बेसिकली इसमें 4 पॉइंट बनने जा रहे हैं। तो बातें बोलेंगे सर 4 पॉइंट में तो आपने सिखाया था कि ए और बी को दूर बनाओ, सी और डी को ऊपर नीचे बनाओ तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है, पर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन ही नहीं रहा ना, तो फिर तो आप सोल्व कर ही नहीं सकते। आया समझ? या केसीएल केवीएल है वो सब लगा के वो सबसे भी सोल्व नहीं हो रहा है, तो इसकी ट्रिक है, एक नई ट्रिक। क्या करना है ध्यान से सुनना। ए और बी के बीच में बैटरी है, सबको पता है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो मतलब बैटरी V वोल्ट की लगी होगी। कितना करंट दिए आया मान लो I, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या ये I जो है वो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में? बिल्कुल सही बात है आपकी। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? क्या V बाय I? ये भी बिल्कुल सही बात है, यही तो हम करते हैं बार बार। I इज इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट, या आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वी बाई आई। वी क्या है? बैटरी का पोटेंशियल, I क्या है? टोटल करंट जो जाएगा, टोटल करंट। अच्छा I को क्या मैं I1 प्लस I2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि यही I तो दोनों में डिवाइड हो रहा है। अब सोच के देखो ट्रिक क्या मैं बताता हूं, जिसको समझ में आ रहा हो थोड़ा ट्राई करना। ट्रिक क्या है, अगर मैं I1 और I2, where I1 is the current flowing through upper 4 ohm resistance and I2 is current flowing through lower 4 ohm resistance, तो अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि I1 और I2 को मैं V की टर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं। किसकी टर्म में? V की टर्म में। तो I1 और I2 को अगर मैं V की टर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं, V से V कैंसिल हो जाएंगे तो मेरा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। वही ट्रिक है आपकी, यू हैव टू एक्सप्रेस I1 एंड I2 इन टर्म्स ऑफ V, ठीक है। इन अनबैलेंस्ड आपको पूरा लिखना है व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस में क्या करना है? बीच का उड़ा दो, ऊपर के दोनों सीरीज नीचे के दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, सिंपल। पर इन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्रेस I1 and I2 in terms of V, where V is वोल्टेज या EMF ऑफ द बैटरी, एक्चुअल वर्ड EMF होता है, ठीक है। समझ में आ गया? और I1 I2 क्या समझ में आ गया? ये जो टोटल करंट I को आपने डिवाइड किया दोनों ब्रांचेस में, वो I1 I2 है आपके, उसको V की टर्म में एक्सप्रेस करो। तब कैसे करेंगे देखो, अब ध्यान से, मजा आने वाला है। अब आंखें खोली रखो, और स्पेशली मेंस के बच्चे, नीट वाले नहीं भी करेंगे चलेगा। ये मान लो 0, ये मान लो V, ये V, तो ये V, ये भी V, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ये V बराबर, ये 0, तो ये 0, ये 0, ये मान लेते हैं X, ये होगा हमारा Y। X नहीं होगा, ध्यान देना, वायर होती तो X होता, पोटेंशियल सेम होता है वायर के लिए हर जगह, पर ये रजिस्टर है, पोटेंशियल का चेंज आएगा आपका। तो अगर मैं X और Y को निकाल पाऊं तो मुझे 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। वो मिल गया तो मुझे I1 V की टर्म में मिल जाएगा, I2 V की टर्म में। तो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने बोला था नीट वाले अगर नहीं भी करेंगे कोई समस्या नहीं है, उनके में कभी सपने में भी नहीं आएगा, टेस्ट सीरीज में आता है। ये तो टेस्ट सीरीज जब आपकी फाइनल, जब आपकी रिवीजन होगी तब उसमें आ सकता है, करना चाहो तो कर लो, ठीक। चलो देखो, पेशेंस रखना, आराम से होगा। तो मैं निकालना चाहता हूं X और Y का, क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं हम लोग KCL में। X की वैल्यू ही तो निकालनी है हमको, ये X माना हमने, ये 4, ये Y, यहां का पोटेंशियल V, और ये 4, यहां का पोटेंशियल 0। KCL लगा फटाफट। नेट आउट गोइंग करंट का सम 0, KCL के लिए यही तो करते हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। I1 करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम, फटाफट X माइनस V बाय 4, अब तो एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। I2 X माइनस Y बाय 4, I3 X माइनस 0 बाय 4। 4 4 4 लेके और आसान हो गया, हमें तो कंसेप्ट सीखना, कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। X X X 3X माइनस Y माइनस V इज इक्वल टू 0, विच इज योर इक्वेशन 1। ये समझ में आया क्या किया हमने? चलो अब Y के लिए करते हैं, तो अब जंक्शन चेंज करना पड़ेगा। चलो अब कैसा होगा देखो, 4 ओम X, अब ये वाले लेने पड़ेंगे, सिखाया था शायद मैंने, ऐसा ही लगभग क्वेश्चन कराया था मैंने, जिसमें ऐसा KCL लग रहा था 2 बार। ये 2 ओम और ये 0। अब यहां से करंट भेजते हैं हर डायरेक्शन में, नेट करंट का सम 0। बोलो ये करंट बोलो, Y माइनस V बाय 4, V माइनस Y नहीं क्योंकि आपने ऐसा लिया है, वो बोलो Y माइनस 0 बाय 2 प्लस ऊपर वाला बोलो
y माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू 0। फॉर एलसीएम y माइनस वी प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 4y माइनस एक्स माइनस वी इज इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा सा और कैलकुलेशन है इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y को v की टर्म में हमको निकालना है। ठीक, इक्वेशन समझ में आ गई सबको? इरेज कर दो, चलो यही कर लेते हैं आगे। देखो आप क्या करें, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू 3। क्या आया बोलो? 12y माइनस 3x माइनस 3v इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3। 1 और 3 को ऐड करो, करो ऐड। 3x कैंसिल, 12y माइनस y 11y माइनस 4v इज इक्वल टू 0। चलो y तो एक्सप्रेस हो गया हमको v की टर्म में 4v बाई 11। y की वैल्यू डाल दो किसी एक में, इसमें डाल देते हैं। सो 3x माइनस y 4v by 11 minus v which will be 15v by 11 is equal to 0. So x comes out to be 5v by 11. तो x और y दोनों एक्सप्रेस हो गए मेरे v की टर्म में, बस खत्म कहानी। x मतलब यहाँ का पोटेंशियल, y यहाँ का। सो I1 कितना होगा बोलो? सो I1 is current flowing through this 4 ohm, that will be potential difference which is v minus x by 4. So v minus x 5v by 11 by 4, सीधा लिख दो 6 6 6 3 2 2 3 3v by 22. Similarly I2 that is current flowing through 4 ohm, that is v minus y by 4, that is v minus y 4v by 11 by 4। 7 सीधा लिख दो, डरना नहीं, 7v by 44। तो फाइनल इज आर इक्विवेलेंट उसने मांगा था, दैट इज v by I1, I1 is 3v by 22 प्लस I2 विच इज 7v by 44। यही मेरा मकसद था, I को v की टर्म में रिप्रेजेंट करना। कैंसिल, ठीक। तो R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 1/44 LCM 6 7 13। तो फाइनल आंसर इज 44/13 ओम। कितना बड़ा है, करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, नीट वाले छोड़ सकते हैं, उनके पास चॉइस है। मेंस एडवांस वाले के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर के लिए इतना तो कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, पेशेंस रखो, सब निकलेगा। क्या किया समझ में आया? फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये है आपका एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, इसका एक टाइप मैंने और कराया था, बीच में वायर लेके, वो आसान था क्योंकि उसमें आपको 3 ही पॉइंट्स थे, वो आप आराम से ट्रिक 1 से निकाल पा रहे थे। ये मैंने एक और टाइप लिया जिसमें मैंने बीच में वायर की जगह रेजिस्टेंस लगाया। तो पहली चीज, ऊपर अगर पोटेंशियल एक्स है, नीचे एक्स नहीं होगा, तो 4 पॉइंट्स मिल गए आपको। और ऊपर से व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो बीच वाले को हम नेग्लेक्ट, मतलब शॉर्ट सर्किट भी नहीं कर सकते, उससे भी आसान पड़ता जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज में करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड क्या है इसका? तो आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, दैट विल बी वी बाय आई। आई इज टोटल करंट, तो वो आई मैंने ऊपर जाके डिवाइड किया I1 और I2 में। तो अगर मैं I को I1 प्लस I2 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा आर इक्विवेलेंट कितना होगा, V बाय I1 प्लस I2। अब मेरा काम है I1 और I2 को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ V। ठीक, क्योंकि अगर मैं वो एक्सप्रेस कर पाता हूं, ठीक है, अगर मैं वो एक्सप्रेस कर पाता हूं तो क्या होगा, मेरा ऊपर नीचे V कैंसिल हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I1 को V की टर्म में, I2 को V की टर्म में। समझ में आ गया? ये 20 वोल्ट भी दे सकता था, ये मैंने ऐसी V माना है, ये 20 वोल्ट भी दे सकता था, पर फर्क क्या है, ठीक है, वो 20 लेके सोल्व कर ले, ये 0, ये 20 लेके सोल्व कर देना, ये x मानना, ये y मान लेना। अब KCL लगाया मैंने 2 बार, तो मेरा x और y में 2 इक्वेशन आ गई, 1 2, दोनों को मैंने सोल्व किया, x भी v की टर्म में आ गया, y भी v की टर्म में आ गया। बराबर, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती मुझे तो नहीं लगता होगी, हो सकती है जल्दी जल्दी में गलती हो गई, पर चेक कर लेना। ठीक, तो जब मेरा x और y v की टर्म में आ गया, तब मुझे एक दिमाग में आया कि अगर मेरा ये v की टर्म में आ गया तो I1 तो मेरा v की टर्म में ऐसे ही आ जाएगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। निकाल दिया, खत्म सवाल। कर लोगे? तो अगर चेक करना बैलेंस्ड हुआ तब तो एकदम आसान है, बीच के रजिस्टर को उड़ा दो, ऊपर के दोनों सीरीज, नीचे के दोनों सीरीज आपस में पैरेलल सॉल्व हो जाएगा। पर अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें भी एक केस आता है, बीच में वायर दे देगा, ज्यादा लेंदी ना करवाने के लिए, क्योंकि ये लेंदी हो गया देखो कितना। तो कभी कभी मेंस भी थोड़ा रहम कर देता है, वो क्या करता है, बीच में रजिस्टर की जगह वायर दे देता है, तब वो आसान है रेजिस्टेंस निकालना है, ये एक्स तो ये भी एक्स पोटेंशियल होगा, तब आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप ट्रिक 1 से सोल्व कर सकते हैं आराम से।
ठीक, और उसमें भी एक क्वेश्चन 19 में पूछा था उसने, वैल्यूज मुझे नहीं पता है क्या थी, कुछ तो थी, बीच में वायर थी रजिस्टर की जगह, और पूछा था उस वायर से करंट बताओ, जो मैंने अभी अभी सिखाया आप लोगों को। तो एकदम आसान है, आर इक्विवेलेंट निकालो, टोटल करंट निकालो, उसको डिवाइड करो सारे रजिस्टर के थ्रू, आपको खुद पता चल जाएगा वायर से कितना करंट जा रहा है। चलो आगे बढ़े हैं। चलो अब थोड़े से लेंदी लेंदी क्वेश्चंस करते हैं लास्ट। ठीक है, नीट वालों को समझ में आया चलेगा, पर नीट वालों के लिए इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करना इतने तक था। अगर उनको आगे करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेंस और एडवांस वालों के लिए, नीट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और ट्रिक्स है उसकी नीट वालों के लिए। एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो कर लेना अच्छे से, क्योंकि वो आता है, वो आपको बुक्स में मिलेगा सिंगेज वगैरह में, तो वो कर लेना। ठीक है, और फिर हम करेंगे क्यूब की प्रॉब्लम्स, तो वो नहीं भी करोगे चलेगा। ठीक है, पर एडवांस मेंस वालों को करनी है। चलो देखो, कुछ तो सिलेबस में फर्क होगा ना दोनों में, है ना। अब हर चीज तो दोनों की सेम नहीं होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज याद आई, वो लिख लेना। ठीक है, मैं भूल गया था बताना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पेज निकाल के वहां हमने बहुत सारे रिजल्ट पढ़े थे। वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, याद आया? ई टाउ बाय 2m भी पढ़ा था, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ई टाउ बाय एम है। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वी बाय एल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यही तो था, है ना। और फिर हमने वीडी का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, आई बाय ए एन ई, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप 2019 का पेपर है आपके पास, जेई मेंस का, आपको दिखेगा 3-4 शिफ्ट में उसने सेम इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा था, केवल इस फॉर्मूले पे, वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई। ठीक है, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है। आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन इज फ्री चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एंड ई इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वहां से वीडी आएगा आपका। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अभी मैं जब डीपीपीस दूंगा देखना कितने क्वेश्चन इसके आए होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, तो ये याद करना है। मैंने बताया भी था स्पेशली कि ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। तो उसमें मैं एक चीज बताना भूल गया था, शायद वो चीज मैंने बताई थी कि आपका एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी होती है ओम्स लॉ की, दैट इज जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर जे इज करंट डेंसिटी, ई इज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है, माइक्रोस्कोपिक बताया था ना, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। और V इज इक्वल टू आई आर, ये तो अपनी जनरल होती है ओम्स लॉ की। माइक्रोस्कोपी अगर डायरेक्टली पूछ ले तो J इज इक्वल टू सिग्मा ही होती है, वेयर J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक, उसमें मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो क्या था? ये जो VD होता है, ठीक है, ये आता है E टाउ बाय M, मतलब VD इज इक्वल टू E टाउ बाय M इंटू कैपिटल E। ठीक है, अब E क्या है आपका? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये कांस्टेंट है आपका जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते। ऑब्वियसली कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर टाउ तो चेंज होता है, तो मैं बोल रहा हूं कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, तब तक टाउ जो है वो सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। तो ये कांस्टेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हो। एट अ गिवन टेम्परेचर दिस क्वांटिटी ई टाउ बाय एम दैट इज कांस्टेंट, तो इसको हम एक नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यू। इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस 19 में। ठीक है, तो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, ये भी आपको लिखना है, चाहे वो नीट के हो चाहे वो मेंस एडवांस के हो, सबको लिखना है। वेयर म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी, म्यू क्या है आपका? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कितना है? ई टाउ बाय एम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। डायरेक्ट सवाल उसने पूछा था मोबिलिटी निकालो, तो उसने वीडी दिया था, उसने पोटेंशियल डिफरेंस दिया था और लेंथ दिया था, तो क्या उससे तो ई निकाल ही लोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाय एल, तो म्यू आ जाएगा। ये मैं भूल गया था बताना, कोई बात नहीं, अब कर लो और वापस उसी पेज पे लिख लेना एक जगह फॉर्मूला, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, वेयर म्यू विल बी ये, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ई टाउ बाय एम। मोबिलिटी होता है क्या? आधे आधे लोग पूछ सकते हैं मोबिलिटी सर होता है क्या? मोबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से आपके मूव कर सकते हैं। जितने आसानी से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उतनी ज्यादा मोबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। मोबिलिटी इंग्लिश वर्ड है, जो उसका मीनिंग है वही यहाँ पे भी मीनिंग है। पढ़े होगे ना इंग्लिश में मोबिलिटी क्या होता है ना, मूवमेंट, वो सब। तो मूवमेंट में जितनी ज्यादा आसानी होगी इलेक्ट्रॉन्स को इनसाइड अ कंडक्टर, उतनी ज्यादा उसकी मोबिलिटी होगी। तो सोच के देखो, खुद ही समझ जाओगे। टाउ, ई और एम तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो 1.6 10 की पावर -19, 9.1 10 की पावर -31, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे।
टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। सोच के देखो, जितने आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, समझ में आ रहा है, जितने आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है मतलब कोलिजन कम हो रहा है, क्योंकि कोलिजन जितना ज्यादा बार बार टकराएगा तो क्या उतने मुश्किल से मूव कर पा रहा है, और जितनी आसानी से मूव कर पा रहा है मतलब कोलिजन बहुत कम हो रहा है, मतलब एकदम आराम से इधर उधर भाग पा रहा है, कोलिजन बहुत कम हो रहा है। तो सोच के देखो, कोलिजन जब बहुत कम होगा, क्या दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली टाइम कम कब लगता है, जब कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। तो कोलिजन जब बहुत लेट हो रहे हैं मतलब वो आसानी से मूव कर पा रहा है, क्या टाउ आपका ज्यादा होगा? टाउ ज्यादा तो क्या म्यू ज्यादा, तो ये भी समझ सकते हो। सो मोबिलिटी ज्यादा तब होगी जब उसको मूव करने में आसानी होगी, और मूव करने में आसानी मतलब कोलिजन कम हो रहे हैं, और कोलिजन्स कम हो रहे हैं, देन द टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन या दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू द इनिशियल टाइम। समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा, उल्टा भी समझ सकते हो, ठीक है, कि मतलब मोबिलिटी कम है मतलब मूवमेंट में उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो कोलिजन उतने ज्यादा हो रहे होंगे, कोलिजन जितने ज्यादा दो सक्सेसिव कोलिजन में टाइम उतना कम, तो टाउ कम म्यू कम, टाउ ज्यादा म्यू ज्यादा। ओके, तो ये भी याद रखना, म्यू ये होता है पर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आधे लोग आर्ग्यू करेंगे सर ई टाउ बाय 2m ले कि ई टाउ बाय m ले, ठीक है, वो एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है अगर फाइनल में अगर आया, वैसे कभी आज तक आया नहीं है ना कभी आएगा। उसने जो मेंस में आया था उसने क्या पूछा, म्यू डायरेक्टली उसने मांगा था, इनका यूज ही नहीं हो रहा था, तो म्यू आएगा वी डी बाई ई, ई आपको निकालना था वी बाई एल से जो भी था, ठीक, तो ये नोटबुक में अपनी लिख लेंगे। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो सिमिट्री सर्किट्स। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आएंगे पर मजा आ जाएगा, ठीक है, और फिर हम करेंगे क्यूब की प्रॉब्लम्स जो आपको मिलेगी हर बड़ी बुक में, एचसीवी हो चाहे कोई भी बुक हो उनमें मिलेगी आपको, ठीक है, सिंगेज में, ठीक, और क्वेश्चन उसके बहुत पहले जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करता तब आ चुके हैं। तो नेक्स्ट इज सिमिट्री सर्किट्स। तो दो तरह की सिमिट्री में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, दोनों से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसमें कौन सी सिमिट्री लग रही है, कौन से शॉर्टकट से आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, दिख रहा है सबको? थोड़ा क्लियर, गायब भी हो गया है तो सिमिट्री सर्किट्स, हाँ अब सही है, सिमिट्री सर्किट्स। चलो देखो इधर, तो सबसे पहले मैं लेता हूं एकदम आसानी से अभी सिर्फ समझा रहा हूं, क्वेश्चन अभी आगे करेंगे। सपोज ये आर है, ये आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये ए है, ये बी है। सवाल है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ए और बी के बीच में। आप जल्दी करो, ऐसे ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, कर चुके हैं ना, आधे बोलेंगे सर क्या मजाक है ना, तो क्या मजाक है ये? तो एक बार जो है जल्दी मुझे आंसर बताओ, 10 सेकंड का समय तुम लोगों के पास, जल्दी आंसर बताओ। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल, मैंने समझाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज लिया है एक्चुअली, ताकि आपको जो दोनों सिमिट्री में समझाने जा रहा हूं वो दोनों एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए, ठीक है। सारे क्वेश्चन में सिमिट्री सर्किट में दो ही सिमिट्रीज हम सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई बुक्स में आपको मिल सकती है कोई और, पर आपको उन दो से अलावा कोई नहीं पढ़नी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप उन दोनों से कर सकते हो, ठीक है। तो उन दो सिमिट्री के नाम क्या है और उनमें होगा क्या, क्या आपको लेना है, वो लेना ही है, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाना। एक है आपकी मिरर सिमिट्री, ठीक है, ध्यान से समझना मजा आएगा। सेकंड है आपकी फोल्डिंग सिमिट्री। दोनों में क्या होता है, कब होती हैं, और अगर होती हैं तो कैसे आगे प्रोसीड करना है वो समझना। तो फर्स्ट वन इज योर मिरर सिमिट्री, सेकंड वन इज योर फोल्डिंग सिमिट्री। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे सिंपलेस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, इसमें आपको दोनों सिमिट्री दिख जाएंगी, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। अच्छा इक्विवेलेंट बता दो पहले कितना होगा बिना सिमिट्री के, बिना ये दोनों पढ़े, आर। हमारे बोलेंगे सर क्यों, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बाई का रेशो है, बिल्कुल ये बीच का गायब हो जाएगा, आर आर सीरीज 2R, आर आर सीरीज 2R, 2R 2R पैरेलल आर, तो सबको पता है आर इक्विवेलेंट आने वाला है आर, बराबर। चलो अब आगे देखो ध्यान से, मिरर सिमिट्री और फोल्डिंग से कैसे करना है, ये तो एकदम आसान है, तो आप बिना उसके भी कर सकते हो सिमिट्री, पर बहुत बड़े बड़े जब सर्किट्स आएंगे तब आपको सिमिट्री का यूज करना ही पड़ेगा। कब कौन सी लगानी है ध्यान से सुनना। सो मिरर सिमिट्री तब अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है मैं लिख रहा हूं, व्हेन द सर्किट, गिवन सर्किट
is symmetric about the perpendicular bisector. कोई ऐसा वैसा नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जिन पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है, उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी, ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी को ज्वाइन करो. तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तब मिरर सिमेट्री होती है. फोल्डिंग कब होती है? तो फोल्डिंग होती है when the circuit is symmetric, when the circuit is symmetric about the line joining the two points. मतलब ए बी लाइन के अबाउट, द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स. तो एक है ए बी लाइन के अबाउट और एक है ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट. तो परपेंडिकुलर के अबाउट कौन सी सिमेट्री होगी? दैट विल बी मिरर सिमेट्री. और ए बी लाइन के अबाउट कौन सी सिमेट्री होगी? दैट विल बी योर फोल्डिंग सिमेट्री. तो फोल्डिंग कैसे डिसाइड करनी है? ऐसे. मिरर कैसे डिसाइड करनी है? ऐसे. और डिसाइड करने के बाद क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा. देखो होता क्या है, क्या ए और बी के बीच में बैटरी होती है. बीट्स ऑन वेज पढ़ चुके ना, वी वोल्ट की. तो अगर ये वी है तो ये वी होगा, ये सबको पता है, बार बार कर चुके हैं, अब जीवन बीत गया इसमें. ये जीरो है तो ये भी क्या होगा? जीरो. अच्छा, अब ये क्या है मेरा? एक्स. क्या ये भी एक्स होता है? बिल्कुल. बीट्स ऑन वेज में ये तो होता है, बीच से कोई करंट नहीं जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है. अब मुझे एक चीज बताओ, देखो मिरर सिमेट्री चेक करते हैं पहले. ए बी ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या ये? तो अपना हाथ प्लेस करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, करो प्लेस. तो जब आपने अपना हाथ प्लेस किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इसके अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक का मतलब सारी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए. जैसा इधर है वैसा हूबहू मतलब एग्जैक्टली इधर भी होना चाहिए. है या नहीं? तो हाथ ऐसा रखो, है या नहीं? आर इधर, आर इधर, आर इधर, आर इधर. तो दिस इज कॉल्ड मिरर सिमेट्री. ठीक है, ये कैसे डिसाइड करना वो मैं बता रहा हूं. क्या करना है आगे वो आगे देखेंगे. मिरर सिमेट्री समझ में आ गई. सो प्लेस योर हैंड in the direction which is perpendicular to the line joining AB. ठीक है, तो you have to place your hand along the perpendicular bisector of AB. AB के perpendicular bisector of AB. AB लिख लेना यहाँ पे, वैसे पता होना चाहिए. सो AB लाइन जो है, जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट आपको अपना हाथ प्लेस करना है. वो प्लेस करने के बाद क्या करना है आपको? वो प्लेस करने के बाद देखो कि आपके हाथ के एक साइड और दूसरी साइड सर्किट एग्जैक्टली सेम है या नहीं. और एग्जैक्टली सेम होने से मेरा मतलब है वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि ये आर है ये 2R है, नहीं. ये आर है ये 10R है, नहीं. और क्वेश्चन ऐसे देगा भी नहीं. वो क्वेश्चन ऐसे देगा जो सिमेट्री से कर सकते हो, नहीं अदरवाइज तो फिर भगवान मालिक है कि कैसे कर पाओगे. आएंगे नहीं, कभी आए भी नहीं है वो. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सिमेट्री लगा पाओ आप. आगे समझ मिरर क्या होती है. सो प्लेस योर हैंड अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ठीक है, और चेक करो कि इस साइड और इस साइड सिमेट्रिक है या नहीं. बिल्कुल है, तो दैट इज कॉल्ड मिरर सिमेट्री. ठीक, अब आते हैं फोल्डिंग सिमेट्री पे. सो प्लेस योर हैंड अलोंग ए बी. तो ए बी के अलोंग अपना हाथ प्लेस करो. ये किया ए बी के अलोंग. ठीक, अब देखो सिमेट्री है कि नहीं. ऊपर आर नीचे आर, ऊपर आर नीचे आर, इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री. ठीक, ठीक है. तो मिरर सिमेट्री में क्या लगाना है आपको कंसेप्ट, मतलब प्रोसीड आगे कैसे करना है. एक बार चेक कर लिया आपने मिरर है और एक बार आपने चेक कर लिया फोल्डिंग है. तो दोनों में आगे प्रोसीड कैसे करना है वो अब ध्यान से सुनना. मिरर सिमेट्री चेक होने के बाद आपको आइडेंटिकल रजिस्टर्स से सेम करंट लेना है. आइडेंटिकल रजिस्टर्स से सेम करंट आपको लेना है. फील भी कर सकते हैं आप इस एग्जांपल में. मिरर सिमेट्री आइडेंटिकल मतलब जो करंट इससे जाएगा, सपोज I1, वही करंट इससे जाएगा. ये बोलती है मिरर सिमेट्री. जो इससे जाएगा वो इससे, या जो इससे जाएगा वो इससे. ये मिरर सिमेट्री बोलती है. ये आपको लेना ही पड़ेगा, कोई वो नहीं है. ठीक है, और क्या परेशानी क्या है लेने में, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं ना.
व्हीटस्टोन ब्रिज में यही तो होता है, जो इससे जाता है वो इससे जाता है, सीरीज होते हैं, जो इससे जाता है वो इससे जाता है। और मिरर सिमेट्री भी यही बोलती है कि इफ यू हैव मिरर सिमेट्री इन अ सर्किट देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एंड दिस एंड दिस विल बी सेम। ये लेके आपको आगे प्रोसीड करना है। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी वो हम अगले सर्किट सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में कैसे हेल्प मिल रही है, देखो मिरर सिमेट्री बोलती है इससे और इससे करंट सेम जाएगा, इससे और इससे सेम जाएगा, तो ये वाला जो I1 करंट है वो सीधा निकल गया, ये वाला जो I2 करंट है वो सीधा निकल गया, तो बेचारे इसमें से तो कोई गया ही नहीं, और वो तो हमको वैसे ही पता उसमें से करंट जाता नहीं है, और यही बोलती है मिरर सिमेट्री। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर उससे ये बनाया गया, उससे वो बनाया गया, वो बनाया गया बस, ठीक है। तो I2 जब इससे जा रहा है तो इससे भी जा रहा है, ठीक है, यही बोलते हैं मिरर सिमेट्री, और इससे I1 जा रहा है तो इससे I1 ही जाएगा, ये मिरर सिमेट्री बोलते हैं। तो इससे करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि इससे अगर जाता तो I1 से इधर I1 जा ही नहीं पाता, कुछ कम इधर ज्यादा होता। समझ पा रहे हो? अरे आया, तो क्या इससे करंट जा ही नहीं रहा है तो इसका सर्किट में यूज ही नहीं है, तो इसको उड़ा दो, ये सीरीज, ये सीरीज आपस में पैरेलल, तो ये मैंने सोल्व कर दिया मिरर से, ठीक। फोल्डिंग सिमेट्री क्या बोलती है, अब ध्यान से सुनना। फोल्डिंग सिमेट्री कब आती है पता है ना, ए बी के अलोंग अपने हैंड को प्लेस करो ऊपर नीचे, ऐसा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तब आती है आपकी फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है, मैंने लिखा भी है। उसमें कैसे प्रोसीड करना है आपको, अब ध्यान से सुनना। क्या जब आप ऐसे हैंड को फोल्ड करेंगे तो इस आर को ध्यान से देखो, इस आर को ध्यान से देखो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस, V माइनस एक्स, कितना पोटेंशियल है नीचे वाले के अक्रॉस, V माइनस एक्स है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, x माइनस जीरो, इसके अक्रॉस भी कितना, x माइनस जीरो। तो जब भी फोल्डिंग सिमेट्री आती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ही आती है ना फोल्डिंग सिमेट्री, ऊपर नीचे आपके क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं रजिस्टर्स के अक्रॉस, तो उन रजिस्टर्स को आप पैरेलल में लेके सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन when the resistors are in parallel then the potential difference across them is same, ये हमको पता है। तो फोल्डिंग से कैसे प्रोसीड करना समझ में आ गया, मिरर से कैसे प्रोसीड करना समझ में आ गया, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल। मिरर में कैसे प्रोसीड करना, मिरर पहचानो, फिर आगे आपको क्या करना है, जो भी आइडेंटिकल रजिस्टर्स होंगे उनसे सेम करंट फ्लो करेगा, इससे क्या मिलेगा हमको वो हम न्यूमेरिकल से ही समझ लेंगे, ठीक। फोल्डिंग में क्या होगा, जब भी फोल्डिंग दिखेगी आपको, देखो पहले तो कैसे देखनी है वो मैंने सब अच्छे से लिखा है। फोल्डिंग देखने के बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी कह लूंगा, आपने हाथ प्लेस किया, ए बी के ऊपर ए बी के नीचे जो भी रजिस्टर्स होंगे उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। मैंने इससे बताया है पर आपको हर सर्किट में लेना वही है, क्योंकि वो नहीं लोगे आप कभी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते, अटक जाओगे हमेशा, कोई ट्रिक आपको काम में नहीं आएगी, आपको यही दोनों से करना ही पड़ेगा जब भी सिमेट्री दिखेगी आपको, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैंने एक से आपको समझाया, आपको उसको एप्लीकेबल करना है सब में, आपको उसको अप्लाई करना है सारे के सारे सिमेट्री के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अप्लाई क्या करना है मैं बताता हूं। फोल्डिंग सिमेट्री में आपको आइडेंटिकल रजिस्टर से इधर 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 सबसे करंट सेम लेना है, उधर से जो जाएगा वो उधर से जाएगा, इधर से जो जाएगा वो इधर से जाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ रजिस्टर आपके उड़ जाएंगे जिससे कोई करंट जा ही नहीं रहा होगा, ठीक। तो इससे आपको फोल्डिंग सिमेट्री से आपको ऐसे सोल्व करना है, सॉरी कौन सी, मिरर सिमेट्री से। फोल्डिंग से आपको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, फोल्डिंग डिसाइड कर लिए एक बार, उसके बाद ऊपर नीचे के जो रजिस्टर्स होंगे उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको उसको पैरेलल में लेके सोल्व करना है। न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सो फोल्डिंग में कैसे प्रोसीड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, ठीक है, तो उनको किस में कंसीडर कर लेना, पैरेलल में। आया समझ, ठीक है। तो ये होता है आपका दो तरह की सिमेट्री, मैंने एक ही डायग्राम में दोनों बना के दिखा दी, यूज कैसे करना है वो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, ठीक है। अब आगे दो तीन न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट, और फिर क्यूब के भी एक दो क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्यूब के हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसी में से सब आते हैं आपके, ठीक है। और फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग बैटरी, अब ज्यादा नहीं बचा, 4 या मैक्सिमम 5 दिन मैक्सिमम, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, तो टाइम पे सिलेबस चल रहा है हमारा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर के बाद करेंगे ग्रेविटेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है जब तक, ठीक है। चलो, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके बाद हम उसको देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ सिमेट्री सर्किट्स, हर एक की रेजिस्टेंस आ रहा है, वैसे मैंने लिख भी दी है, कुछ बच गई होंगी, ठीक है। तो आप खुद से RRR लिख लेना, क्योंकि हमको कंसेप्ट सीखना है कि क्या है, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है, सब RRR है, तभी सिमेट्री भी लगेगी, क्योंकि रेजिस्टेंसेस आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे,
तो हर एक क्वेश्चन में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालनी है, ठीक है। तो कैसे सिमेट्री का यूज करेंगे आप ध्यान से सुनना इधर। तो सबसे पहले बात करें अगर हम ए और बी की, पहले क्वेश्चन में, बाकियों का भी भूल जाओ, नोट कर लेना सब लोग अच्छे से। कौन सी सिमेट्री आपको दिख रही है? क्या फोल्डिंग सिमेट्री या मिरर सिमेट्री? पहले में फोल्डिंग है क्या? ए और बी के अलोंग करो, ठीक है। ऊपर जैसा है वैसे नीचे नहीं, फोल्डिंग है ही नहीं। इनके किसके साथ जोड़े बन रहे हैं? किसी के साथ नहीं, तो फोल्डिंग तो नहीं है, ये तो हमको समझ में आया। मिरर है, मिरर मतलब ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री है। ये बिल्कुल सिमेट्री है। तो इस क्वेश्चन में कौन सी सिमेट्री है आपकी? मिरर सिमेट्री। अब कैसे सोल्व करना ध्यान से सुनना। मिरर सिमेट्री क्या बोलती है? जो इस साइड से करंट जाएगा वो इस साइड से जाएगा, मतलब जो करंट इससे, वो कुछ भी हो सकता है I1, वही करंट इससे I1, या जो इससे वो इससे, या जो इससे वो इससे इधर आएगा, या जो इससे वो इससे, वो तो सबको दिख ही रहा है, उन दोनों से तो सेम ही आएगा सीरीज में। ये बोलती है मिरर सिमेट्री। समझो न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है वो मैं सिखा रहा हूं, समझो अच्छे से। क्या बोलती थी मिरर सिमेट्री? मैंने पहले लिखवा दिया था। तो मिरर सिमेट्री क्या बोलती है? इधर से जो करंट जाएगा वही इधर से जाएगा, या इधर से जो ऐसा जाएगा वो इधर से इधर जाएगा, क्योंकि ए से अल्टीमेटली एंटर करेगा, बी से निकलेगा ना बाहर, और जो इधर से जाएगा वो इधर से। ये बोलती है मिरर सिमेट्री। एडजेसेंट वालों से आपका सेम करंट जाता है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ मिरर सिमेट्री, ठीक है। अब उसको कैसे अप्लाई करना है इन द न्यूमेरिकल्स वो मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से आगे, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब मुझे एक चीज बताओ कि इस आर से जो करंट जा रहा है वो इस आर से जा रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ कि यहां से करंट और यहां से करंट सेम जा रहा है, तो मतलब ऐसा गया और ऐसे ही निकल गया होगा वो, है ना। और क्या इन दोनों से सेम करंट जा रहा है? तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यहां से कोई करंट इसमें गया ही नहीं होगा, इस ब्रांच में I1 था, सीधा निकल गया, इस ब्रांच से कोई गया नहीं, तो इस ब्रांच को ऐसे रखने का कोई मतलब है क्या? क्या मैं इस ब्रांच को ऐसा बना सकता हूं? ये है आपका ट्रिक। मिरर सिमेट्री में आपको क्या करना है? तो यू हैव टू रिमूव ऑल द जॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी जॉइंट्स हैं, मतलब ऐसा जॉइंट है मान लो और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस जॉइंट को आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब आधे बोलेंगे सर उससे क्या फायदा हुआ? देखो फिर क्या फायदा हुआ, अभी दिख जाएगा क्या फायदा हुआ। देखो क्या फायदा हुआ उससे। अच्छा ऐसा हमने क्यों किया समझ में आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली I1 जो करंट इससे जा रहा है वो सीधा निकल जा रहा है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसको हम चाहे ऐसा बनाए चाहे जॉइंट रखे, क्या फर्क पड़ा, पर जॉइंट रखने से तो सोल्व ही नहीं होगा। अब ऐसा बनाने से कैसे सोल्व होगा? देखो अब ध्यान से, ये आर सीरीज मैं बना रहा हूं फटाफट। ये आर सीरीज बोलो 2R, ये आर सीरीज 2R, जैसा बनाना है वैसा बना लो, ठीक। ये आर सीरीज 2R, चलो मैं ऐसा नहीं बनाता, ऐसे ही सिखा देता हूं, ऐसा सीधा ही दिख रहा है वैसे, क्या इतना टाइम वेस्ट करना। देखो इधर आर सीरीज सेम करंट जा रहा है 2R, वैसे भी ये जॉइंट तुमने ऐसा कर दिया ना, तो ये सीरीज 2R, आर सीरीज 2R, वो 2R और ये 2R पैरेलल, देखो ना, आर सीरीज 2R, आर सीरीज 2R, वो 2R ये 2R पैरेलल, क्योंकि करंट यहां जाके डिवाइड होगा, 2R पैरेलल R, वो R ये R सीरीज, तो फाइनली ऊपर मिलेगा आपको 3R, समझ रहे हो? आर 2R, आर 2R, 2R 2R R, R 3R, और नीचे के R 2R, तो ये A एंड दिस वन इज योर B। ए बी के लिए ये दोनों किसमें? पैरेलल, तो इक्विवेलेंट विल बी 3R इंटू 2R बाय 5R, so this will be 6R by 5, so R equivalent comes out to be 6R by 5। आया? तो इसमें आपकी फोल्डिंग सिमेट्री नहीं थी, मिरर सिमेट्री थी। फोल्डिंग भी किसी में लगेगी और किसी में दोनों भी होगी, देखना दोनों से आंसर हम निकालेंगे सेम आएगा, ठीक है। क्यूब आज नहीं हो पाएगा, क्यूब मंडे को ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम हमारे पास अभी, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 15-20 मिनट, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग बैटरीज, ठीक। तो यहां तक अभी जो हुआ है
एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आगे जो होगा उससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब 2 तो आने ही आने हैं। चलो सेकंड में देखते हैं। फर्स्ट समझ में आ गया क्या किया हमने? तो आप एक ट्रिक लिख सकते हैं जो आपको अप्लाई करना है। पहले तो चेक कर लेना मिरर है या नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव ऑल द जॉइंट्स along the परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे जितने भी जॉइंट्स होंगे सबको आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करके कुछ ऐसा बना सकते हैं, सिंपल। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सी सिमेट्री दिख रही है? ए बी के अबाउट। ए बी के अबाउट हमको निकालना है ना, तो ए बी के अबाउट बताओ कौन सी सिमेट्री। तो इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखो, अगर आपकी आंखें सही हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरह की सिमेट्री दिखेगी, मिरर सिमेट्री भी एज वेल एज फोल्डिंग सिमेट्री भी। ठीक है, तो पहले मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको मिरर से, फिर मैं इसी को सोल्व करके दिखाऊंगा आपको फोल्डिंग से। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो मिरर में कैसे करना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, हर एक की रेजिस्टेंस आ रहा है। मिरर ए बी के परपेंडिकुलर के अबाउट ये क्या सिमेट्रिक है? बिल्कुल, ये एकदम सिमेट्रिक है। तो अगर वो एकदम सिमेट्रिक है, अगर वो एकदम सिमेट्रिक है तो मुझे एक चीज बताओ, क्या बोलती है मिरर सिमेट्री? जो करंट यहां से I1, क्या वो करंट यहां से, जो करंट यहां से, वो करंट यहां से, ये तो बोलती है, और जो करंट यहां से ओकेज, वही करंट यहां से। मिरर यही तो बोलती है, एडजेसेंट वालों में करंट आपका क्या होता है? सेम। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, देख के इन बेचारों से करंट जा रहा है क्या? सोच के बताओ। I2, I1, I3, इनसे बेचारों से करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर गया तो I1 से अगर डिवाइड हुआ तो I1 नहीं होता, I3 से डिवाइड होता तो I3 नहीं होता, I2 से डिवाइड होता तो I2 नहीं होता। तो इनसे जब करंट जा ही नहीं रहा है तो इनको हम सर्किट से उड़ा सकते हैं, शॉर्ट सर्किट, जब उससे करंट ही नहीं जा रहा है। मिरर का यूज समझ में आया? धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, खुद सीख जाओगे। अब बताओ, अब तो सिंपल, ऊपर क्या आर सीरीज 2R, नीचे क्या आर सीरीज 2R, ये आर सीरीज 2R, कुछ ऐसा नहीं बनेगा? 2R 2R 2R, खत्म। ए बी सब पैरेलल, फाइनल आंसर विल बी 2R/3। सो R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 2R/3। अरे आया समझ? चलो, ये था आपका मिरर सिमेट्री। अब देखते हैं हम लोग फोल्डिंग से सेम क्वेश्चन। तो अब मैं दोनों सिखा रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं ये 3 ही करा रहा हूं, 1-2 होमवर्क के लिए आपको दे दूंगा। ठीक है, वो कल डिस्कशन कर लेंगे, मतलब मंडे को। तो क्वेश्चन था ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। मेरा आंसर आया था 2R/3। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिरर से 2R/3 आ रहा है तो फोल्डिंग से अलग आएगा, दोनों से सेम आएगा। अब फोल्डिंग है या नहीं पहले चेक करते हैं। ए बी के अलोंग ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, ये बिल्कुल। अब सिमेट्रिक है तो क्या बोलता है मिरर? पहले वो सॉरी फोल्डिंग, वो समझो पहले। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने बताया था, पर अच्छे से अब समझो। मिरर में क्या होता है, समझ में आ गया? एडजेसेंट में करंट आपके सेम होते हैं। फोल्डिंग क्या बोलता है? जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके अक्रॉस, ऊपर नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो इसके अक्रॉस वही इसके अक्रॉस। ठीक, समझ में आ गया? ये बोलता है आपका कौन? फोल्डिंग सिमेट्री, या जो इसके अक्रॉस वही इसके अक्रॉस। समझ में आया? ये होता है फोल्डिंग सिमेट्री में। और मिरर में क्या होता है? एडजेसेंट में आपके करंट सेम होते हैं। ठीक, तो कुछ सर्किट से उड़ भी सकता है, तो जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो, फिर सोल्व करो। करें आगे? चलो, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस सेम, इसके अक्रॉस सेम, इसके अक्रॉस सेम, क्या आपस में पैरेलल नहीं हो गए? तो ये आर पैरेलल, क्या मैं पूरा उड़ा दूं? ये तरीका है आपका फोल्डिंग सिमेट्री का। आर पैरेलल तो R/2, क्या ये भी उड़ा दूं? तो ये आर पैरेलल R/2, क्या ये भी उड़ा दूं? तो ये आर पैरेलल R/2, ये कितना था आपका R, ये R, इससे तो कोई छेड़खानी ही नहीं हुई।
मुझे किसके बीच में निकालना है? ए बी। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, अरे सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। बिल्कुल है, ये बाय ए का रेशो ए बाय ए। क्या बीच वाला उड़ जाता है? उड़ा दो फिर। आर बाय टू सीरीज, आर 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 सीरीज 2r किसके बीच में चाहिए? ए और बी। आर और 2r पैरेलल, आंसर विल बी 2r बाय 3। आया मजा? तो फोल्डिंग से भी हमने कर लिया और मिरर सिमेट्री से भी हमने उसको सोल्व कर लिया। ओकेज, चलो ये करें। वैसे करवाने की जरूरत है नहीं, अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे। दोनों से करके दिखाओ मुझे। मैं एक से आपको करके दिखाऊंगा, आप दूसरे से मुझे करके दिखाना। वैसे मुझे करवाना तो पड़ेगा ही, वो मुझे पता है, पर आप खुद से ट्राई करो और आंसर निकालो खुद से। पॉज करो और खुद से ट्राई करो। पिछला समझ में आया? अगर नहीं आया तो पीछे एक बार 5-10 मिनट पीछे लेके जाओ वीडियो और वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से। चलो, इसमें कौन सी सिमेट्री है? दोनों, फोल्डिंग भी एज वेल एज मिरर भी। दोनों सिमेट्री हैं इसमें, फोल्डिंग भी और मिरर भी। तो मैं किससे करवाऊं? करवाना तो अल्टीमेटली दोनों से ही है, पहले मैं मिरर से करवाता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही है। क्या बोलता है? जो करंट इसमें वो इसमें, जो इसमें वो इसमें, जो इसमें वो इसमें, जो इसमें वो इसमें। ठीक, तो क्या इस जॉइंट का कोई मतलब नहीं है? मैंने लिखवाया भी था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो जॉइंट्स हैं उनको ऐसा कर दो, क्योंकि इसमें जो करंट जा रहा है वो इसमें जा रहा है, तो इस ब्रांच में जा ही नहीं सकता ना, तो ये ऐसा कर दो। अब तो आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। आर आर 2r, आर आर 2r, वो 2r ये 2r सीरीज। तो ये आर तो मैंने एग्जैक्ट बना दिया। आर आर 2r, आर आर 2r, 2r 2r पैरेलल, सॉरी, आर आर 2r, आर आर 2r, 2r 2r पैरेलल आर, वो आर और ये आर बराबर। सिमिलरली नीचे भी वही कहानी, आर आर 2r, आर आर 2r, 2r 2r पैरेलल। तो ये आर तो मैंने एग्जैक्ट बना दिया ऐसे ही, और इन दोनों का सोल्व होके आ जाएगा आर। ठीक, और उधर का आर आपका लगा ही है, ये है आपका बी। बस अब क्या बचा सर्किट में? खत्म कहानी। आर 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 सीरीज, क्योंकि ए बी का क्रॉस निकालना है तो देखते जाओ, सीरीज पता चल रहा है। आर 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 सीरीज, दिस इज 3r, नीचे का आर आर सीरीज वो भी 3r। ठीक, आपस में पैरेलल, सो आर इक्वलेंट कम्स आउट टू बी 3r बाय 2। सिंपल। तो ये हमने किया किससे? मिरर सिमेट्री से। अगला करते हैं हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री से। फोल्डिंग है या नहीं पहले तो चेक कर लो। ठीक है, वापस इसको रीड्रॉ कर देते हैं। क्या किया था हमने, ऐसा समझ में आ गया था? लिखवाया भी है मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो जॉइंट्स है उनको मोड़ दो। ठीक है, मोड़ा क्यों समझ में आ रहा है? चलो, ए बी के अलोंग अपना हाथ रखो, ऊपर नीचे एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल, और एग्जैक्ट सेम है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके क्रॉस, इसके क्रॉस वो 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 इसके क्रॉस। क्या बोल दिया सर ये? बिल्कुल यही तो बोलता है मेरे से फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक, तो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा पूरे को ऐसा ऊपर उठ ले गया, ये आर आर पैरेलल नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो बताओ, आर आर पैरेलल आर बाय 2, आगे का आर और नीचे का आर पैरेलल आर बाय 2 बराबर। ये आर पैरेलल आर बाय 2, मतलब नीचे का पूरा पार्ट ही उड़ा दिया मैंने, ये यहां से पूरा पार्ट उड़ा दिया और ऊपर उसको मिला दिया। समझ रहे हो? पैरेलल में क्यों गए समझ में आ रहा है? फोल्डिंग वही बोलती है, पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होते हैं। ये आर पैरेलल आर बाय 2। ओकेज, ये आर पैरेलल आर बाय 2, और ये आर पैरेलल आर बाय 2, मतलब नीचे का पूरा उड़ा के ऊपर वाले में उसको मिला दिया, और ये ए और ये बी हो गया। अब आगे बस, आगे क्या है? आर बाय टू सीरीज। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर बाय टू सीरीज आर बाय टू सीरीज आर, आर पैरेलल आर बाय 2, ये आर पैरेलल, और ये आर बाय 2 एज इट इज लिख दो। बोलो किसके बीच में निकालना है?
ए और बी के बीच में, तो r बाय टू r बाय टू r बाय टू, तीनों के तीनों सीरीज, सो r इक्वलेंट कम्स आउट टू बी 3r बाय टू। क्या वही आया था? बिल्कुल। आ गया मजा? चलो, अब भी मजा नहीं आया तो फिर इससे ज्यादा मजा मैं नहीं दिला सकता। आ गया मजा? चलो, तो फिर कुछ क्वेश्चन ये अच्छे से नोट करो, 1-2 मिनट बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, घर से उसको करके आना ट्राई, ठीक है? 2 ही क्वेश्चन दूंगा। फिर कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब की प्रॉब्लम्स, ऐसे ही है सेम, उसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है? बस वो अलग तरीके के, उसमें अलग कंसेप्ट लगेगा, जैसे इसमें कुछ अलग लगाया हमने, तो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, 2-3 है तुम्हारे। अनबैलेंस का अलग है, ठीक है? और पॉइंट्स वाले मेथड का कंसेप्ट अलग है, ABC या ABCD अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ठीक? 2 तो वो हो गए। तीसरा आज जो हमने पढ़ा सिमिट्री वाला कंसेप्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो समझो, बहुत मजेदार है। देखो कितना मजा आ रहा है, दोनों से हमने सेम आंसर निकाला, ठीक है? फिर इसके बाद चौथा कंसेप्ट आएगा जो हम मंडे को पढ़ेंगे, क्यूब वाला, वो अगला 15-20 मिनट में हो जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है? और उसमें मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो मैंने k² वाला करवाया था, ठीक है? होमवर्क दिया था ओलंपियाड वाला क्वेश्चन, वो ट्राई कर लिया होगा, ठीक है? उसको मैं मंडे को बताऊंगा कैसे करना है, ठीक? और अभी होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी मंडे को डिस्कस करेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन है सिर्फ इसी के, सिमिट्री के ऊपर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको हर बुक में क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नीट में नहीं है, क्वेश्चन मिलेंगे नीट में, पर नीट में फाइनल में नहीं आएंगे। तो अगर आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इनको छोड़ भी दोगे तो कोई ऐसा वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो क्यों छोड़ना, ठीक है? एग्जाम में तो उनके अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं आता है, तो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो, ठीक है? अरे हो गया नोट? चलो, फिर 2 क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको घर से आप लोग ट्राई करके आना, ठीक है? इसी सिमिट्री के ऊपर फोल्डिंग लग रही है या आपकी मिरर लग रही है, वो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना। सब में क्या होता है मैंने बता दिया है अच्छे से। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो 2। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, 3 देता हूं, चलो। हर एक की रेजिस्टेंस आ रहा है, वो मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है? ए और बी की तरह वो मैं बता देता हूँ, जिसके बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है, ये है ए और बी। अब कौन सी सिमेट्री है देख लेना, बता देता हूँ। वैसे मैं ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मिरर तो है नहीं। ए और बी के अलोंग ये, इसके इधर और इधर, हाँ मिरर, वो होगी आपकी फोल्डिंग सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टू वैसा ही है। अच्छा, मैं वापस क्यों बना रहा हूँ, इसी में दे देता। 2 सेम है, एकदम सेम अरेंजमेंट है, बस ए और बी की तरह वो मैं बदल रहा हूँ, यहाँ नहीं है। ए और बी आपके ये हैं। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा देख लेना, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट बताना है। तो ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है? ए है ये, बी है ये, ए और बी के बीच में, ठीक? आर आर आ रहा है, उधर भी आर आर आ रहा है सब, ठीक है? इक्विवेलेंट बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1 इधर, क्वेश्चन नंबर 2 वैसा ही है जैसे हमने पढ़ा, बस ए और बी मैंने बदले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक? तो ये अच्छे से इसको ट्राई करो और समझो।
और सिमिट्री के सर्किट अच्छे से देखो, कब फोल्डिंग कब मिरर, और उसको अच्छे से सोल्व करो। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से होगा। अब प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट कर दो। बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया हमारा, अब इलेक्ट्रो ख़त्म करके करंट अब स्टार्ट करो। ठीक है, आज से ही उसके होमवर्क स्टार्ट करता हूँ मैं और उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं मंडे को।